Hello students, welcome to basic concept of chemistry. In last lecture, we have completed SI unit system as well as some basic units and derived units. Okay, so as you know that we have completed mass and weight. What is the difference between mass and weight, volume, density and temperature? आपको लास्ट में पढ़ाया था कि सेल्सियस में टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है लेकिन केल्विन में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दैट स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 raised to 8 meters second inverse. Calculate the distance covered by light in 2 nanosecond. ओके, 2 नैनोसेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो आप इतना तो जानते होंगे कि मोशन और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. एज यू नो दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड. ओके, आप स्पीड का यूनिट क्या लेते हो? किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. ओके, तो वैसे स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. इफ यू वांट टू फाइंड डिस्टेंस तो उसे सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए. तो फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, अच्छा, स्पीड कितनी है बच्चों लाइट की? 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, टाइम कितना है? 2 नैनोसेकंड. आप जानते हो 2 नैनोसेकंड मतलब 10 raised to -9 सेकंड. तो देखो सेकंड इनवर्स और सेकंड कैंसिल होगा. सो कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो 3 2 6, 8 और -9 पावर है तो 10 raised to -1. So overall your answer is 6 into 10 raised to -1 meter or 0.6 meter. Okay. क्वेश्चन नंबर 17, उसमें यूनिट्स का इंटरनल रिलेशन शो करना है. जो नेक्स्ट लेक्चर में आपका टॉपिक आएगा डायमेंशनल एनालिसिस, फिर हम इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन साइंटिफिक नोटेशन मेथड फॉर मेजरमेंट. ओके, मेजरमेंट के लिए साइंटिफिक नोटेशन मेथड एक्सप्लेन कीजिए. बच्चों आप जानते होंगे कि इफ वी टेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस अनन्यूमरेबल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इट. अगर आप छोटे से अमाउंट में भी चेक करोगे तो कोई भी सब्सटेंस का अनन्यूमरेबल मॉलिक्यूल होता है. इतना ही नहीं, इफ वी थिंक अबाउट द मास ऑफ सिंगल एटम सो इट इज ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. दैट मीन्स बहुत कम होता है. ओके, इसलिए लिखा है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which have extremely low masses and they are present in extremely large number. उनका मास एक्सट्रीमली लो होता है और नंबर ऑफ मोलिक्यूल और एटम एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं. ओके, एग्जांपल देते हैं. सपोज मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, मतलब H2 गैस. तो उसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितने होंगे? 1 मोल. 1 मोल मतलब 6.022 into 10 raised to 23. आप जानते हो. तो उसको मैं नॉर्मल मोड में लिखूं तो लिख सकता हूं 6022, पीछे 20 जीरो होंगे. ओके, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लें, मोलिक्यूल तो कितने होंगे? 6022, पीछे 20 जीरो. ओके, अब आप ही बताओ 2 ग्राम का मतलब क्या है और उसमें इतने सारे मोलिक्यूल्स हैं. इतना ही नहीं, अगर मैं सिंगल हाइड्रोजन का एटम फाइंड करना चाहता हूं तो सिंगल हाइड्रोजन का मास अगर आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करोगे तो कितना मिलेगा? 0.0000000000 और लास्ट में आता है 166. अंडरस्टूड? तो इतना लोएस्ट वैल्यू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का है.
और अगर आपको केमिकल कैलकुलेशन करनी हो तो क्या इन नंबर और इन मास से आप कैलकुलेशन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। दूसरे एग्जाम्पल भी हमें दिए हैं। प्लांक कांस्टेंट जो चैप्टर 2 में आएगा उसमें 0.350 आते हैं। सोचिए आप 0.35 टाइम्स 0 आएंगे। फिर स्पीड ऑफ लाइट उसमें आता है 3 लाख किलोमीटर, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 3 के पीछे 8 0 आएंगे। ओके। फिर चार्ज ऑफ पार्टिकल उसमें 0.18 बार 0 आएगा, फिर डिजिट आता है 1.9। कहने का मतलब है प्लांक कांस्टेंट हो, स्पीड ऑफ लाइट हो, चार्ज ऑफ पार्टिकल हो, नंबर ऑफ मोलेक्यूल हो, नंबर ऑफ एटम हो, या मास ऑफ सिंगल एटम हो, इतने सारे डिजिट आते हैं जिनको मेंशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक मेथड डिराइव की है जिसको साइंटिफिक नोटेशन मेथड ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मेथड ऑफ मेजरमेंट। बच्चों, कोई भी लोएस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू को n into 10⁻n में शो किया जाता है। Any largest value can be represented by capital N into 10⁻n है, जहां पे small n is an exponent having positive or negative values। यहाँ पे जो पावर में स्मॉल n वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू का हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर मैं कैपिटल N की बात करूं तो कैपिटल N इज अ नंबर called digit term. It varies between 1.000 to 9.99999। ओके। तो कोई भी बड़ा या छोटा, एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन मेथड ऑफ मेजरमेंट उन्होंने बताया कि किसी को भी हम लिखेंगे कैपिटल N into 10⁻n, जहां पे स्मॉल n is an exponent having positive or negative value, where capital N is a number called digit term which varies between 1 to 9.9999। okay, चलो ना एक एग्जांपल देख लेते हैं। okay, we can write 232.508। ये कोई नॉर्मल वैल्यू है, इसको साइंटिफिक नोटेशन से शो करना है तो वैल्यू शुड बी बिटवीन 1.0002 टू 9.9999। तो ये तो उससे आगे चला गया। तो आपको पता है मैथ्स का रूल है, अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो पावर इंक्रीज होगा। इतना याद रखो, लेफ्ट साइड ले जाओगे तो पावर इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड ले जाओगे तो पावर इंक्रीज होगा, और राइट साइड ले जाओगे तो पावर डिक्रीज होगा। तो यहाँ देख सकते हो 232.509 है। अगर मैं 2 डेसिमल पॉइंट पीछे ले जाऊं तो आ जाएगा 2.32508 इंटू 10⁻²। जितना पॉइंट आप पीछे शिफ्ट हुए हैं उतना पावर आएगा। ओके, so total value is 2.32508 into 10⁻², that is scientific notation method for it। इतना ही नहीं, सिमिलरली यहाँ दिया है 0.00016 कैन बी रिटर्न। कैसे लिख सकते हैं? तो एक काम करो, डेसिमल पॉइंट को आगे ले जाना है। कितना पॉइंट ले जाना है चेक कर लो, गिनो तो 1 2 3 4। 4 टाइम्स आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो 1.6 आ सकता है। So your answer is 1.6। How many times you are shifted towards right side? 4 टाइम। तो पावर में ले लीजिए -4। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो डेसिमल लेके तो पावर इंक्रीज होगी, और राइट साइड जाओगे तो पावर डिक्रीज होती है। तो दिस इज सिंपल मेथड फॉर साइंटिफिक नोटेशन। ओके, इस साइंटिफिक नोटेशन उसमें हम आगे बढ़े तो पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय साइंटिफिक नोटिफिकेशन। बराबर, क्वेश्चन के तौर पर नहीं पूछा जा सकता, खुद आंसर बनाना पड़ेगा।
लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस बना के ऑलरेडी दे सकते हैं जिनका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे आपको बताया जाए कि भाई 5.6 इंटू 10⁵ एंड 6.9 इंटू 10⁸ दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो सबसे पहले एक काम करो, 10 पावर है उस टर्म को साथ में ले लो, 10⁵ इंटू 10⁸, तो ये तो इजी बात है, 10⁵ प्लस 8 हो गया। नाउ मल्टीप्लाई इट 5.6 इंटू 6.9। चलो भाई, जो कुछ करना है कैलसी को करना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, 5.6 इंटू 6.9, आंसर आ रहा है 38.64 इंटू 10⁻13। 38.64 इंटू 10⁻13। चलो ये आंसर है, लेकिन फिर भी वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। यह डेसिमल पॉइंट 38 के आगे है ना, अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को एक स्टेप पीछे ले जाऊं तो पावर क्या होगा, इंक्रीज। सो वैल्यू आ जाएगी 3.864 इंटू 10⁻14। तो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन मेथड। नाउ लेट अस सी डिवीजन बाय साइंटिफिक नोटेशन मेथड। चलो डिवीजन कर रहे हैं हम। फर्स्ट नंबर है 2.7 इंटू 10⁻³ सेकंड है 5.5 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर। नाउ सबसे पहले 10 वाले टर्म का कैलकुलेशन करेंगे। सो चलो 10, ओके, आप देख सकते हो 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁻4। ओके, 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁻4। मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 10⁻⁻4 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 10⁻⁴। ओके, सो आई एम करेक्टिंग इट। यहाँ पे 10⁻⁴ हम कर रहे हैं। ओके, सो यू विल सी हियर दिस इज 10⁻⁴, माइनस नहीं है, माइनर सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, 10⁻⁴ है। नाउ इसको 4 सोचिएगा। नाउ पहले तो रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, 10 पावर जो है उसका कैलकुलेशन करो। तो हमने लिया 10। ओके, ऊपर पावर -3 है और डिनोमिनेटर में पावर +4 है, लेकिन डिवाइडेशन रूल के हिसाब से -3 के पीछे क्या लगेगा, -4, +4 की जगह पे क्या लगेगा, -4। ओके, सो इफ वी डिवाइड इट, अगर आप उसे डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर ऐसा आएगा। सी हियर, if 2.7 divided by 5.4, so your answer will be 0.4909। ये आपका आंसर आता है। और हम आगे लिख सकते हैं इनटू 10⁻⁻7। 10⁻⁻ क्या आ जाएगा, -7। तो ये हुआ 10⁻⁻7। ओके, सो दिस इज 10⁻⁻7। नाउ आप ही सोचिए कि 0.4909 इंटू 10⁻⁻7 है। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन मेथड में जाना है तो 1 स्टेप राइट साइड मूव होना पड़ेगा। सो इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड, तो एक ही स्टेप राइट साइड आप जाओगे तो हो जाएगा 4.909। ओके, ऑलमोस्ट पावर कितना था, -7। तो उसमें राइट साइड शिफ्ट होने से पावर डिक्रीज होगा। सो इट शुड बी 10⁻⁻8। इट शुड बी 10⁻⁻8। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन फॉर 2 नंबर्स। लेकिन बच्चों एक चीज आप मत भूलना, यहाँ पे जो पैम्पलेट मैंने दिया है उसमें यहाँ +4 है, उसके हिसाब से आंसर
दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन, दैट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन मेथड से भी शो कर सकते हैं। कैसे? लेट अस सी। पहले देखो, फॉर दिस टू ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन, उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ 10 शुड बी सेम। जब भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, सो द एक्सपोनेंट वैल्यू, पावर वैल्यू ऑफ बोथ नंबर मस्ट बी सेम। तो पहले यहाँ लिखा है, first the numbers are written in such a way that they have same exponent, उनका exponent value same हो जाए। बराबर? कैसे? देखो तो यहाँ लिखा है 6.65 into 10 raised to 4 and 8.95 into 10 raised to 3। क्लियर? अब इन दोनों नंबर्स का हमें एडिशन करना है। तो वन नंबर में पावर 4 है, सेकंड नंबर में 10 रेज़ टू 3 है, डिफरेंट पावर है ना। तो पहले क्या करना है, दोनों को सेम पावर में कन्वर्ट करेंगे। जनरली बड़े पावर में सबको कन्वर्ट किया जाता है। चलो 10 रेज़ टू 4, 10 रेज़ टू 3, उसमें से हाईएस्ट पावर कौन सा है? 4, इसलिए हम दोनों को 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो सेकंड डिजिट है 8.95 इंटू 10 रेज़ टू 3 है। अगर मुझे पावर बढ़ाना है, ओके, तो वैल्यू डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड ले जानी पड़ेगी। मैंने पहले कहा लेफ्ट साइड जाओगे पावर बढ़ेगी, राइट साइड जाओगे पावर घटेगी। सो हियर 8.95 जो है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.895 इंटू 10 रेज़ टू 4। ओके, तो आपने दोनों को 10 रेज़ टू 4 में कन्वर्ट कर दिया। चलो एक काम करो, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या निकलेगा? 10 रेज़ टू 4। फिर आप एक काम करो, दोनों को टोटल लगा दो, तो 6.65 प्लस 0.895, तो आपने ब्रैकेट में रिमेनिंग वैल्यूज लिखी। सो आंसर इज 7.545 इंटू 10 रेज़ टू 4। तो याद रखिए, अगर एडिशन करना है तो दोनों डिफरेंट नंबर में अगर डिफरेंट पावर है तो पहले सेम करो, फिर उन दोनों पावर्स को कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद कैलकुलेशन करो, दैट इज योर आंसर। क्लियर? तो ये हुआ एडिशन इन साइंटिफिक नोटिफिकेशन मेथड। नाउ सब्सट्रैक्शन करते हैं। देखो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू -2, ओके, एंड 4.8 इंटू 10 रेज़ टू -3, 4.8 इंटू 10 रेज़ टू -3। तो इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहली चीज एक काम करो, पावर सेम कर दो। अच्छा, दोनों के पावर सेम करने के लिए मैंने क्या बोला? पहले हायर पावर में कन्वर्ट करना है। अब आप ही बताओ, मैथ्स पक्का है ना आपका? -2 और -3 दोनों में हायर वैल्यू किसकी है? -2 की। -2 और -3 दोनों में हायर वैल्यू किसकी है? -2 की, है कि नहीं? सो 10 रेज़ टू -2 की वैल्यू हायर है, तो पहले डिजिट को ऐसे ही रखेंगे 10 रेज़ टू -2 में। 10 रेज़ टू -3 को -2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो आप ही बताओ, पावर कितना इंक्रीज हुआ? 1। सो पावर इंक्रीज बाय 1, सो डेसिमल वैल्यू लेफ्ट साइड जाएगी 1 टाइम। तो 4.8 जो है वो हो जाएगा 0.48। ओके, चलो भाई कॉमन निकालो 10 रेज़ टू -2, तो ब्रैकेट में बचा हुआ पार्ट लिख दो, 2.5 माइनस 0.48। सो योर आंसर इज 2.02 इंटू 10 रेज़ टू -2। ओके, 2.02 इंटू 10 रेज़ टू -2। सो दिस इज कॉल्ड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। मतलब आपको जो वैल्यूज दी है उसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है।
आपको आना चाहिए 0.0048 है। ओके, साइंटिफिक नोटेशन लाने के लिए 4 के पीछे पॉइंट चाहिए ना। कितना टाइम आप मूव होंगे राइट साइड? 1 2 3। सो 3 टाइम्स आप राइट साइड शिफ्ट हुए तो पावर क्या हो जाएगा? -3। सो योर आंसर शुड बी 4.8 into 10⁻⁻3। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 2,34,000। अब देखो 2,34,000 में कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, मतलब उसके पीछे लास्ट जीरो के पीछे डेसिमल सोचना है, बराबर। चलो वहां से शुरू करके 2 तक जाना है, तो आप कैलकुलेट कीजिए, लेफ्ट साइड जाना है इस बार। चलो भाई, एक यहाँ पे देखो, मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे, 1 2 3 4 5। हाउ मेनी टाइम्स यू आर मूविंग लेफ्ट साइड? 5 टाइम्स, इसलिए आंसर आएगा 2.34 into 10⁻5। क्लियर? नाउ थर्ड वन, 8008। सेम वे, अगर डेसिमल वैल्यू नहीं है तो लास्ट डिजिट के पीछे डेसिमल सोचिए और आगे बढ़िए। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड जाना है। हाँ, 1 2 3, तो आप 3 पॉइंट लेफ्ट साइड मूव होंगे तो डेसिमल वैल्यू 8 के पीछे आएगी ना, तो इसलिए लिखना है 8.008 into 10⁻3। अंडरस्टूड? ओके, नाउ फोर्थ वन, दैट इज 500.0। यहाँ आपको ओनली 500 नहीं दिया है, क्या दिया है? 500.0। तो पॉइंट को आगे ले जाना है 2 बार। आप देख सकते हो डेसिमल पॉइंट को 2 बार कहाँ ले जाओगे? आगे। तो क्या हो जाएगा? 5.0 into 10⁻2। मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, पावर इंक्रीजेस। मूविंग टूवर्ड राइट साइड, पावर डिक्रीजेस। ओके, क्लियर? नाउ 6.0012। ओके, 6.0012, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए 600.12। क्या होना चाहिए? 600.12। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 600.12 लूं तो कितना पॉइंट आप लेफ्ट साइड जाओगे? 2 पॉइंट, तो आंसर आएगा 6.0012 into 10⁻2। तो फिफ्थ क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके, लेकिन आप समझ सकते हो, क्वेश्चन आंसर पर से पता चलेगा क्वेश्चन कौन सा है। 600.12 होगा तभी 6.0012 into 10⁻2। तो फाइनली आप इतना समझ गए कि मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड फॉर डेसिमल, पावर ऑफ द 10 increases. Moving towards right side of decimal value, power decreases. Okay, it is very easy to understand. ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आपको इजीली आना चाहिए। Moving towards our next topic, and the topic is write down significant figure. Okay, टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्सप्लेन कीजिए। तो लिखा है, एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ इट, हाउएवर वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ओके, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका रिजल्ट एक्यूरेट और प्रिसाइज रहे, ऐसा हमारा क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन होता है। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ इट, हाउएवर वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ओके, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम समझ लेते हैं। प्रिसीशन refers to the closeness of various measurement for the same quantity. Okay, precision refers to the closeness of various measurement for the same quantity. अगर आप कोई measurement कर रहे हो तो उसकी physical quantity की वैल्यू एक दूसरे के नजदीक होना, closeness, उसे कहेंगे precision। और accuracy का मतलब है
मेजरमेंट वैल्यू का रियल वैल्यू से नजदीक होना उसे एक्यूरेसी कहेंगे। ओके, इसलिए लिखा है एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। ओके, पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट जो है वो रियल वैल्यू से नजदीक होना उसे एक्यूरेसी कहते हैं। सो प्रिसीशन का मतलब है रिजल्ट का एक दूसरे से नजदीक होना, एक्यूरेसी या एक्यूरेट रिजल्ट कहीं पे भी हो लेकिन अपना एक दूसरे से नजदीक होना वो है प्रिसीशन। और मेजरमेंट की वैल्यू रियल वैल्यू से नजदीक होना उसे क्या कहेंगे हम, एक्यूरेसी। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों वर्ड में होता है और हम क्या प्रयत्न करते हैं कि एक्यूरेसी भी हो उसके साथ साथ प्रिसीशन भी होना चाहिए। ओके, मैं इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो टेक्स्ट बुक का ही है। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि कोई मेटल का पीस स्टूडेंट्स को दिया गया, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनको मेटल का छोटा सा पीस दिया गया और स्केल पर जाके उनको उसका वेट करना है, बराबर। अब आ गया पहला स्टूडेंट ए। फर्स्ट स्टूडेंट ए ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसका आंसर है 1.95 और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसका रिजल्ट है 1.93। ओके, अगर मैं उसकी एवरेज लूं तो वो आती है 1.940, लेकिन हकीकत में उस मेटल पीस का वेट है 2.00 ग्राम। एक्यूरेट वेट कितना है, 2.00 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट ए ने एक्सपेरिमेंट किया उसकी दोनों वैल्यू 2 से बहुत दूर है, मतलब स्टूडेंट ए में एक्यूरेसी नहीं है। ओके, लेकिन उसकी जो दोनों वैल्यू है वो एक दूसरे से तो नजदीक ही है कि नहीं, और इसीलिए उसे कहेंगे प्रिसीशन। क्या कहेंगे, प्रिसीशन। सो स्टूडेंट ए इज नॉट एक्यूरेट बट स्टूडेंट ए हैज अ प्रिसीशन, उसकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू एक दूसरे से नजदीक है। चलो हम जाते हैं स्टूडेंट बी के पास। ओके, स्टूडेंट बी जो है उसने भी 2 एक्सपेरिमेंट किए, पहले में आंसर आया 1.95 और दूसरे में आंसर आया 2.05। अब आप देखिए दोनों वैल्यूज एक दूसरे से भी बहुत दूर है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रिसीशन नहीं है, द रिजल्ट इज नॉट इन प्रिसीशन, क्योंकि अपने ही एक्सपेरिमेंट के दोनों रिजल्ट इतने लार्ज डिफरेंस में मिले, 10% डिफरेंस है मास में दोनों में, तो इतना ज्यादा डिफरेंस आया, it is not well for observation, so it is called no precision। इतना ही नहीं, एक्यूरेट वैल्यू आपको पता है कि 2 ग्राम है, तो न फर्स्ट रिजल्ट उसके नजदीक है न सेकंड रिजल्ट उसके नजदीक है, इसलिए सेकंड स्टूडेंट भी एक्यूरेट नहीं है। एवरेज नजदीक पहुंच जाती है लेकिन उसका रिजल्ट एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसीशन भी नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट सी की बात करें तो उसने भी 2 एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है 2.01 और सेकंड का है 1.99। पहले का है 2.01 और दूसरे का है 1.99। तो आप ही समझो कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के नजदीक है, सो रिजल्ट्स आर प्रिसाइज एंड दोनों 2 के बहुत नजदीक है, मतलब रिजल्ट इज एक्यूरेट ऑल्सो। तो स्टूडेंट सी जो है वो प्रिसाइज भी रिजल्ट देता है और एक्यूरेसी भी अच्छी है, इसलिए तो लोग कहते हैं सी इज ऑलवेज राइट। ओके, तो ये जो सी है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, वो आपको 5-7 साल बाद में पता चलेगा व्हाई सी इज ऑलवेज राइट। हमारे बुक के ऑथर को भी पता है सी इज ऑलवेज राइट। ओके, लिखा है द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, कोई भी रिजल्ट की एक्यूरेसी को सिग्निफिकेंट फिगर से कैलकुलेट किया जाता है। तो
यहाँ पे हमारी थियरी है, राइट डाउन द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। राइट डाउन द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों सबसे पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर का एक लोकल एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको इस टॉपिक में जो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई पर्सन है, और वो जो पर्सन है ना, उसको वेट मेजर करना है, बराबर। वो जो पर्सन है ना, उसने छोटा सा, एकदम छोटा सा सॉल्ट का टुकड़ा लिया है, NaCl, बराबर। अगर NaCl का टुकड़ा उसने लिया और रेलवे स्टेशन पर जाके वेट मेजरिंग मशीन पे जाके सॉल्ट का टुकड़ा रखा, 2 रुपए का सिक्का डाला, तो वेट बाहर आएगा 0 किलोग्राम। मतलब वहां पे एक्यूरेसी इतनी नहीं थी और 0 kg लिख के आ गया। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहाँ जाता है? वो जाता है नॉर्मल फुटपाथ पर बैठते हैं ना सब लोग वेट मेजर करने के लिए, वहां पे जाके रखता है सॉल्ट का छोटा सा टुकड़ा या शुगर का टुकड़ा ले लो, तो उसमें भी कांटा हिलता नहीं है, मतलब मेजरमेंट 0। फिर वो जाता है किसी किराने की शॉप पे और वहां जाके शुगर का छोटा पीस वहां पे रखेगा, तो शायद वहां पे लिख के आएगा 0.001 ग्राम या कुछ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मशीन मास कैलकुलेट कर सकती है। चलो फिर उसी टुकड़े को अगर मैं लेबोरेटरी केमिस्ट्री लैब में एनालिटिकल स्केल पे रखूं, तो मुझे आंसर मिलता है 0.000123 पॉइंट के पीछे 6 डिजिट तक मुझे उसका मास पता चला। तो आपने एक ही सब्सटेंस की एक ही फिजिकल क्वांटिटी 4 अलग अलग जगहों पे चेक की ना, लेकिन हर एक पोजीशन पे आंसर डिफरेंट मिला, क्योंकि हर एक मशीन की जो अनसर्टेनिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो हर एक मशीन की अनसर्टेनिटी डिफरेंट, तो एक्यूरेसी भी कैसी होगी? डिफरेंट। तो जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी एक्यूरेसी कैसी होगी? ज्यादा। बस तो उसी नंबर को, उसी एक्यूरेसी वाले नंबर को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। राइट अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितनी ज्यादा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो आज हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल्स ऑफ डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, सिग्निफिकेंट का मतलब है ध्यान में लेने जैसा। सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 285 सेंटीमीटर लूं, तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट दिख रहे हैं, तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 3। जैसे मैं यहाँ पे 0.25 ले रहा हूँ, तो उसमें नॉन जीरो कितना है? 2 and 5। कितने डिजिट दिख रहे हैं? 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 2। सो इसलिए लिखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन 285 सेंटीमीटर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। 0.25 में 25 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? 2। रूल नंबर 1 क्लियर? All non-zero digits are significant. Okay. Second one, zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Zeros preceding to first non-zero digit are not significant. मतलब जीरो के आगे, कोई नॉन जीरो के आगे जीरो होता है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, बराबर। सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ऐसे जीरो सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 0.03 देख लो भाई। ये जो 0.03 है ना, ओके, उसमें नॉन जीरो वैल्यू क्या है? 3।
तो उसके आगे कोई जीरो आया तो उसे सिग्निफिकेंट नंबर नहीं कह सकते, तो दोनों जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहेंगे, इसलिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली वन। ओके, चलो सेम वे 0.0052 है। ओके, इस पूरी वैल्यू में आपको कितने डिजिट देख रहे हैं आप? 2। अच्छा, उसके आगे 000 कितने भी जीरो हो, लेकिन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर, इसलिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 2। ओके, तो आई एम रिमेम्बरिंग फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ओके, नॉन जीरो के आगे अगर कोई जीरो है तो वो डेसिमल पॉइंट शो करता है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। नाउ रूल नंबर 3, zeros between two non-zero digits are significant. अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो वो सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नंबर। इसलिए लिखा है zeros between two non-zero digits are significant. Thus 2.005 has 4 significant number. कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? टोटल 4। Okay. Rule number 5, zeros at the end or right of the number are significant provided they are on the right side of the decimal point. Okay. Zeros at the end or right of a number are significant provided they are on a right side of the decimal point. बराबर? ये लोग कहना क्या चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल है 0.200, बराबर। अच्छा, डेसिमल पॉइंट के पीछे अगर आपने नॉन जीरो वैल्यू के पीछे जीरो लिखे हैं तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ओके, जैसे 0.200 है तो आगे डेसिमल आने की वजह से, सुन लो, आगे डेसिमल आने की वजह से पीछे वाले जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट हो सकते हैं, और इसलिए 0.200 को टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी? 3। ओके, लेकिन अगर मैं सीधा ओनली 200 लिखूं, सिर्फ राइट साइड जीरो लिखे हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा? 1। ओके, 0.200 सिग्निफिकेंट नंबर 3 आएंगे पीछे वाले, लेकिन अगर ओनली 200 लिखा है तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा? 1। ओके, but if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal point. अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो एंड वाले जीरो गिने नहीं जाएंगे। जैसे मैंने 100 लिया तो उसमें ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होती है। तो स्लोली एक बार रूल्स याद कर लें। सबसे पहला रूल क्या था? ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड वन, जीरो अगर नॉन जीरो के आगे हैं तो उसे सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। थर्ड रूल, दो नॉन जीरोस के बीच में जीरो है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। रूल नंबर 4, अगर डेसिमल पॉइंट के पीछे नॉन जीरो वैल्यू है, पीछे अगर जीरो है तो उसे सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर डेसिमल वैल्यू नहीं है और नॉन जीरो के पीछे जीरो लगे हैं तो जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर नहीं गिन सकते हैं। और लास्ट का रूल नंबर 5 एकदम अलग से, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट्स के नंबर काउंट कर रहे हो, एग्जाम्पल है 2 balls, ओके, एंड 20 eggs हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। अगर आप किसी चीज की कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसको इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं, बराबर। जैसे अगर मेरे पास 2 डिजिट है तो उसे मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 2.00000। तो आप देख लो कितना सिग्निफिकेंट नंबर मिला आपको, गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 सिग्निफिकेंट नंबर आया। उसी 2 को ओके मैं और भी लिख सकता हूँ 2.0000000, मैंने 10 टाइम्स 0 लिखा पीछे तो 11 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। कोई बोले मैं 100 टाइम्स लिखूं तो कोई बात नहीं, 101 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ओके वैसे 20 है देखो, तो 20 के पीछे मैं लिख सकता हूँ 20.00000000। मैंने 7 zeros रखे हैं, देखो यहाँ पे टोटल 6 0 रखे हैं 20 के पीछे, तो 6 0 रखे और 20 खुद, टोटल कितना सिग्निफिकेंट नंबर आया 8। सो दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल्स को शॉर्ट में याद रखो। सबसे पहला रूल है सभी नॉन जीरोस को सिग्निफिकेंट कहते हैं। दूसरा रूल, अगर नॉन जीरो के आगे जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। रूल नंबर 3, दो नॉन जीरोस के बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट नंबर है। रूल नंबर 4, अगर डेसिमल पॉइंट के पीछे कोई नॉन जीरो वैल्यू है, अगर उसके पीछे जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नंबर है। लेकिन अगर डेसिमल वैल्यू नहीं है और पीछे जीरो ऐड करते जाओ तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर जीरो को नहीं कैलकुलेट करते। और लास्ट में सिंपल ऑब्जेक्ट्स को कैलकुलेट करें और नंबर से शो करें तो उनको अनन्यूमरेबल सिग्निफिकेंट नंबर्स मतलब फिगर होते हैं। सो दिस इज रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके गाइस, नाउ देयर इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है एक्सप्लेन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक्सप्लेन कीजिए। बराबर, चलो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एडिशन। आपके पास 3 क्वेश्चन है, 12.11, 18.0 एंड 1.012। ओके, इन तीनों का हमें टोटल करना है। बराबर, अगर मुझे इन तीनों डिजिट्स का टोटल करना है, इन तीनों नंबर्स का, तो मैं पहले उनको अरेंज करूंगा डेसिमल पॉइंट के हिसाब से। 12 के पीछे 0.11, 18 के पीछे 0.0, 1 के पीछे 0.012। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आंसर आता है 31.112। इफ आई एम टेकिंग कैलकुलेशन बाय कैलकुलेटर आई विल गेट 31.122। ओके, इतना आंसर आया। लेकिन केमिस्ट्री या साइंटिफिक नोटेशन ये आंसर नहीं एक्सेप्ट करता है। व्हाई? बिकॉज इस एडिशन रिएक्शन का रूल है, द रूल ऑफ दिस एडिशन रिएक्शन इज दैट कि आपको स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना है। इसमें आंसर लिखना है स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। कैसे? तो देखो, ये फर्स्ट वाला जो है 12.11, अच्छा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। ओके, सेकंड वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। डायलॉग बॉक्स में देख सकते हो। फिर थर्ड वाले 1.012 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। तो आपने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बच्चों? पहले में 4 है, दूसरे में क्या है? 3 और तीसरे में 4। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, 3, 4। उसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 3। लोएस्ट वैल्यू 3 है और इसलिए आंसर को आपको 3 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, आंसर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 3 सिग्निफिकेंट नंबर। और इसलिए आपको लास्ट के दोनों वैल्यूज को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो फाइनली योर करेक्ट आंसर इज 31.1। ओके, मैं जो ये रूल बोल रहा हूँ आपको याद रखना है। एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, आपको जितने भी वैल्यूज दिए हैं या नंबर्स दिए हैं उसमें स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में आपको आंसर लिखना होता है। बराबर, तो यहाँ पर सेकंड डिजिट का सिग्निफिकेंट नंबर 3 था, इसलिए हमें आंसर को 3 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा। इसी स्टेटमेंट को टेक्स्ट बुक वाले अलग नजरिए से लिखते हैं।
18.0 has only one digit after decimal point, and that's why answer should be reported only up to one digit after the decimal point. बराबर? ओके, बाकी दोनों में, पहले और तीसरे में आप देख सकते हो 2 और 3 डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के पीछे, लेकिन सेकंड में सिर्फ 1 है, तो लोएस्ट वाले की तरह आंसर को शो किया जाता है। तो ये हुआ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नाउ लेट अस सी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। Multiplication and division of significant figure. Okay, पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2.5 1.25। क्लियर? अच्छा, दोनों को कैलसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3.125। क्या आएगा? 3.125। So A into B gives C, but here C is not right. क्यों? क्योंकि पहला नंबर है 2.5, दूसरा नंबर है 1.25। चलो मेरे साथ बोलना है आपको, फर्स्ट वैल्यू जो है उसका कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? 2, और सेकंड वैल्यू का कितना है? 3। अच्छा, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है? 2.5 है कि नहीं? तो आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर 4 है, आप देख सकते हो। तो आप इसमें 3.125 नहीं लिख सकते, और इसीलिए आपको 2 सिग्निफिकेंट नंबर में उसे कन्वर्ट करना होगा, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज 3.1। आंसर क्या आएगा? 3.1। सो दिस इज अबाउट सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, तो चलो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई आवर नॉलेज। Question is that how many significant figure are present in the following? चलो देखो, 0.0025 तो पॉइंट के आगे वाले और यहाँ पे पीछे वाले को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, रूल नंबर 3। तो कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? 2। 208 3, क्योंकि नॉन जीरोस के बीच में 0 है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 में 5005, उसमें भी आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में 0 है। 126.000, तो पॉइंट के पीछे 0 है, कैलकुलेट करो भाई, तो आंसर क्या आएगा? 6। 500.0, तो यहाँ पे देखो आप, टोटल 4 है, तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा? 4। 2.0034 है, तो बच्चों दो नॉन जीरो के बीच में कितने भी 0 हो, कैलकुलेट करो। सो योर आंसर शुड बी 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपने चेक कर ली। क्लियर? ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले तो राउंड अप क्या है वो हम समझ लेते हैं बच्चों। ओके, इस पैम्पलेट में उसके 3 रूल्स है, वो दिए नहीं है, इसलिए मैं जाता हूं टेक्स्ट बुक में। बराबर? ओके, राउंड अप रूल पहले हम देख लेते हैं। व्हाट इज राउंड अप? राउंड अप का मतलब है, अगर डेसिमल वैल्यू से अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करते हो तो पॉइंट के पीछे 1 2 3 4 5 ऐसे डिजिट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लिमिटेशन है कि आपको पॉइंट के पीछे 5 डिजिट में आंसर आता है, लेकिन अगर 4 में शो करना है तो लास्ट वाला डिजिट उड़ाना पड़ेगा, उसे बोलते हैं राउंड ऑफ मेथड। कौन सी मेथड? राउंड ऑफ मेथड। तो यहाँ पे बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस से पहले राउंड ऑफ मेथड के सिंपल 3 रूल्स दिए हैं जो आप भी जानते होंगे। सबसे पहला रूल, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, अगर जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो वो 5 से ज्यादा है, तो द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, द
preceding number is increased by 1. Okay, if the rightmost digit to be removed is more than 5, the preceding number is increased by 1. For example 1.386 है, अच्छा आपको 6 रिमूव करना है लेकिन आप जानते हो वो 5 से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आगे वाले मतलब प्रीसीडिंग 8 नंबर में सिंगल डिजिट ऐड कर दो, तो 8 का क्या हो जाएगा 9. सो योर आंसर विल बी कन्वर्टेड इनटू 1.39. योर आंसर विल बी कन्वर्टेड इनटू 1.39. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रूल, जो आप जानते थे. रूल नंबर सेकंड, if the rightmost digit to be removed is less than 5, okay, so the preceding number is not changed. preceding number change नहीं होगा. जैसे आपके पास 4.334 है, तो उसमें लास्ट वाले 4 को आप राउंड ऑफ कर रहे हो. ओके, क्या कर रहे हो, राउंड ऑफ और रिमूव कर रहे हो. तो 4 is to be removed, then the result is rounded up to 4.33, क्योंकि आगे आपको एक ऐड करना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो 5 से कम था. तो अगर रिमूव होने वाला लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में +1 करो, लेकिन वो 5 से कम है तो कोई जरूरत नहीं है, वैसा ही रखो. ओके, राउंड ऑफ रूल नंबर 3, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर रिमूव होने वाला डिजिट 5 है तो उसमें 2 ऑप्शन है. ओके, पहला ऑप्शन ये है कि आगे वाला डिजिट जो है 5 के आगे वाला डिजिट वो इवन नंबर हो सकता है और आगे वाला डिजिट ऑड नंबर हो सकता है. देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे 6.35 लूं और मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है, तो आपको पता है उसके आगे 3 है जो इवन नंबर है. ओके, तो इट इज इंक्रीज बाय 1. इट इज increased by 1, उसे 1 से इंक्रीज किया जाता है. क्लियर? ओके. सेकंड थिंग, however if 6.25 is to be rounded off, it is round off to 6.2. दूसरा एग्जांपल है 6.25, उसमें अगर मैं 5 को रिमूव करूं, if I am removing digit 5, तो आगे क्या बचेगा 2. अगर मैं 5 को रिमूव करूं तो आगे क्या बचेगा 2. तो 2 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, और इसीलिए उसमें कोई इंक्रीजमेंट होगा नहीं. तो सिंपल से 3 रूल्स है, आपको याद रखने हैं. सबसे पहला रूल, अगर वैल्यू लास्ट वाले की 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में इंक्रीज बाय 1 करो. 5 से कम है, प्रीसीडिंग यूनिट वैसा ही रहेगा. और अगर 5 है तो उसमें इवन नंबर है, मतलब 13579, तो उसमें इंक्रीज बाय 1. और ओड नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो उसमें कुछ चेंज होगा नहीं. क्लियर? 6.35 इज राउंड ऑफ टू 6.4, but 6.25 is round up to 6.2 only. So this is rules for, you know that, round off rules. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. देखो आपको बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर देना है. पहला है 34.216. अब यहाँ तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बराबर ना, उसमें से 6 जाएगा तो 21 का 22 हो गया. लेकिन अगर 2 जाएगा तो 5 से कम वैल्यू है, तो वहां पे सेम टू सेम रहेगा 34.2. फिर से मैंने 6 रिमूव किया तो 5 से ज्यादा वैल्यू थी तो 1 का 2 हुआ. फिर 2 रिमूव करूं तो वो तो 5 से कम है, इसलिए 34.2 का 34.2 ही रहेगा. चलो आगे देखो 10.4107. इसमें तो 6 वैल्यूज है, सिग्निफिकेंट फिगर है. अब मैं रिमूव करता जा रहा हूं. देखो मैंने 7 को उड़ाया तो आगे 1 हो गया, 1 को उड़ाया कुछ नहीं होगा, वापिस 1 को उड़ाया कुछ नहीं होगा, क्योंकि 5 से लोअर वैल्यू आप राउंड ऑफ करते हो तो आगे कोई चेंज नहीं होगा. तो योर आंसर विल बी 10.4. क्लियर? अगर इधर देखते हैं, चलो
सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 है, आप देख सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 4। तो उसमें आगे वाले 0 को तो हम सिग्निफिकेंट गिनते ही नहीं। अब 7 को रिमूव करूं तो 5 से ज्यादा वैल्यू है, तो आगे 9 का क्या हो जाएगा? 10, मतलब ओवरऑल 59 का क्या हो जाएगा? 60। सो योर आंसर शुड बी 0.0460। क्लियर? नाउ 2808, अगर मैं 2808 लेता हूं, क्या लेता हूं? 2808, तो मुझे 8 को रिमूव करना है जो 5 से ज्यादा है, तो आगे एक ऐड करेंगे। ओके, अगर मैं आगे 1 ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूं तो 281 हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो वैल्यू में वास्ट डिफरेंस हो गया, 2808 और 281 हो जाएगा, इसलिए आपको पीछे 0 ऐड करना होगा। ओके, तो 2808, 8 रिमूव करोगे तो आगे 1 ऐड होगा, तो 10 हो गया ना। और आपको बता दूं 2810 2810 उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं होने की वजह से 0 को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? ओके, आई एम गिविंग होमवर्क टू यू फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ओके, कैलकुलेशन करके आपको सिग्निफिकेंट फिगर शो करनी है। टुडे वी विल स्टॉप हियर। ओके, सी यू सून, थैंक यू।